जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी की क्लास में स्वागत है आपका। और आज हम शुरू कर रहे हैं आपका चौथा चैप्टर इंडिया वाली बुक का। और उस चैप्टर का नाम है जल संसाधन, यानी हम पानी का अध्ययन है वो इस चैप्टर के अंदर करेंगे। पानी के बारे में आप सब अच्छे से जानते हो, सुना है, जल है तो कल है, जल ही जीवन है। खाने में, पीने में, नहाने में, पशुओं को नहलाने में, पशुओं को पिलाने में, खेती के अंदर, उद्योगों के अंदर, ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसके अंदर हम पानी का इस्तेमाल नहीं करते। खाने के बगैर तो कुछ दिन रह सकते हैं, लेकिन पानी के बगैर बहुत ज़्यादा टाइम तक हम नहीं रह सकते। तो आज की इस क्लास के अंदर हम पानी के बारे में अच्छे से जानेंगे। पहले हम इंडिया के बारे में समझे, उससे पहले विश्व के बारे में पानी का क्या परिदृश्य है उसको समझेंगे, फिर हम इंडिया की बात करेंगे, ताकि आपको चीजें हैं वो अच्छे से समझ में आ जाए। सिर्फ एग्जाम की दृष्टि से ही नहीं, जीवन की दृष्टि से भी चीजें आपको समझ में आ जाए, इसलिए सारी चीजों को हम जोड़कर समझेंगे। याद तो कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि पानी को क्या याद करना, पानी को याद करने वाली चीज है। पानी तो पीने के लिए है। पानी छोटी क्लास के अंदर आपको जल चक्र पढ़ाया जाता था, वहीं से अपनी क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। और आपने पढ़ा है, याद है ना, याद नहीं करना है, याद रख लीजिएगा। जल एक चक्रीय संसाधन है। लीजिए भैया, चक्रीय जल चक्र, वाटर साइकिल आपने पढ़ा है कि जल एक चक्रीय संसाधन है जो पृथ्वी पर थोक में मिलता है। अब चक्र कैसे बनता है? ये जमीन का पानी है, जमीन के पानी है, ये भाप बनकर सूर्य की गर्मी पाकर ये वाष्पीकृत हो जाता है। वाष्पीकरण करके वो भाप है वो वातावरण में चली जाती है, और वहां पर वो भाप इकट्ठी हो जाती है, जिसको हम संघनन कहते हैं। और जब भारी हो जाती है तो बारिश के रूप में या स्नोफॉल के रूप में ये वापस किस पर उतर जाती है? जमीन पर उतर जाती है। जहां से चले थे वहीं पहुंच गए। तो ये क्या बन गया? एक चक्कर बन गया। अगर इस पानी को प्लांट लेते हैं, पौधे ले लेते हैं, तो आपको पता है पौधे के ऊपर जो पत्तियां होती है उनके ऊपर बहुत ही सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जिनको हम रंध्र कहते हैं। तो उन रंध्रों के माध्यम से पानी वातावरण में आता है, और प्लांट से जो पानी बाहर आता है उस प्रक्रिया को हम कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। तो देखिए, वाष्पीकरण या वाष्पोत्सर्जन से पानी एनवायरमेंट में आया, वातावरण में आया, वापिस संघनित होकर जब भारित हो गया तो वापिस जमीन पर ही आ जाता है। इसलिए हम इसको कहते हैं भी ये क्या है? जल चक्र है, पानी का चक्र है भैया। और पृथ्वी के ऊपर आपको अच्छे से दिमाग में है लगभग कितना पानी मिलता है? 71% जो हिस्सा है उसके ऊपर पानी मिलता है। लेकिन इस 71% के अंदर भी बात करें तो केवल और केवल 3% जो पानी है वो ही पीने योग्य है, यानी मीठा पानी है। फ्रेश वाटर जिसको कहा जाता है, यानी अलवणीय जल उसको कहा जाता है। और इस 3% में से भी नाम मात्र का पानी हमें पीने के लिए उपलब्ध है। तो जल कोई छोटी चीज नहीं है। दिखने में पूरी पृथ्वी पर थोक में पड़ा है, लेकिन हमारे पीने योग्य अगर पानी की बात करें तो बहुत कम है। तो इसलिए हमें पानी की बचत करनी चाहिए। और भी बहुत सी बातें जानेंगे भी पानी क्यों जरूरी है। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं और इसी कहानी को समझते हैं। भी टोटल 71% पानी है पूरी पृथ्वी के ऊपर। उस 71 में से 97% जो पानी है ना, वो साल्ट वाटर है, यानी खारा पानी है। जो ग्रीन कलर में आपको इस वृत्त आरेख में जो दिखाई दे रहा है, 97% पानी कैसा है? खारा है, साल्ट वाटर है। बाकी जो बचा हुआ ये जो 3% जो पानी है, यही फ्रेश वाटर है, यानी अलवणीय जल, पीने वाला जो पानी है वो केवल 3%। अभी हमने किया। अब इस पूरे पृथ्वी के ऊपर अगर बात करें इस 3% पानी को, हमें इसको जानना है। जो यूज नहीं उसको अब क्या जाने हम, हमारा फोकस रहेगा फ्रेश वाटर के ऊपर। तो इस 3% जो पानी की बात करें,
इस 3% का पानी जो है 70% पानी है वो बर्फ के रूप में है, ग्लेशियर के रूप में, पहाड़ों के ऊपर बर्फ के रूप में जमा है। तो 3% का 70% की बात करें तो लगभग 2.1% के आसपास मान ले, या मोटी मोटी कैलकुलेशन करते हैं जो कई राइटर बताते हैं 2.5% के आसपास जो पानी है इस 3% का वो तो बर्फ के रूप में है। तो इसका मतलब भैया बहुत कम पानी बचा है। और 29% जो पानी है वो अंडरग्राउंड है, जमीन के अंदर है। तो इसका कैलकुलेशन अगर हम करेंगे तो लगभग कितना आ जाएगा, जो 0.8 या 0.7 के आसपास मिलेगा। तो वो जमीन के अंदर है, बाकी बर्फ का है। अब देख लो 0.8 ये हो गया, तो लगभग 0.2 के आसपास, यानी 1% से बहुत कम जो पानी है वो जमीन के ऊपर नदियों या झीलों के अंदर आपको मिलता है, और इस पानी का हम इस्तेमाल करते हैं। तो पीने योग्य 3% कम वक्त, और उसमें से भी 1% से बहुत कम जो पानी है वो हमारे लिए उपलब्ध है, वैश्विक संदर्भ के अंदर बात है वो कर रहे हैं। तो देखिए इंपॉर्टेंस क्यों है पानी का, कम है भैया इसलिए इंपॉर्टेंस है। तो समझ में आ गई भी, पृथ्वी के ऊपर 71% क्या है जी, पानी है। बाकी कहीं खेत है, खाली जमीन पड़ी है, वो सारी चीजें हो गई, लगभग 29% की बात होगी। तो इस 71% पानी की बात हमने कहा कि पूरी पृथ्वी के ऊपर। एक संयोग देखिएगा, हमारा जो शरीर है ये भी लगभग 71% पानी से बना है। क्या विचित्र संयोग है। हो सकता है आने वाले समय में साइंस कोई इसका भी तारतम्य बिठा दे भी, यार पृथ्वी के ऊपर भी 71% पानी, और इंसान ऑल ओवर जो पानी का जो औसत है वो भी लगभग आपको 71% मिलेगा। देखिएगा शरीर के अंदर इतना पानी, बहुत से उन्होंने तो कभी सोचा ही नहीं होगा भी पानी हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है। यह ढांचा, इसके अंदर सबसे ज्यादा जो बड़ा रोल है वो पानी का है, और हम उसके ऊपर भी बात नहीं करते। जब हम खाने की बात आती है तो हम बड़े अवेयर हो जाते हैं, हमें ये खाना है, हमें ये नहीं खाना, ये शरीर के लिए नुकसानदायक है। लेकिन जो शरीर ज्यादा पानी से बना है उस पानी के ऊपर हम बात ही नहीं करते। जैसा भी पानी मिल जाता है पी लिया, बस दिखने में नयन सुख अच्छे होने चाहिए, दिखने में साफ होना चाहिए, उस पानी के अंदर क्वालिटी भले ही हो और चाहे नहीं हो। आप देखेंगे तो ऑल ओवर 71% है, और हमारा शरीर इसके अंदर भी बहुत से ऑर्गन्स, अंग हैं। जैसे बात करें ब्रेन ये तो चाहिए ना सबसे ज्यादा। आपको पता है इसमें पानी कितना है, 75% ये पानी है इसके अंदर। तो कितना महत्वपूर्ण है। पानी कम पियोगे तो यहां तक पहुंचेगा, नहीं तो बेचारा कैसे काम करेगा, बीमार हो जाएगा, टेंशन हो जाएगी, तनाव के अंदर जियोगे। ब्लड की बात करें तो 83% पानी है। हार्ट की बात करें तो 79% पानी है। बोन्स, हड्डियों की बात करें तो हड्डियां इतनी कठोर है और उसके अंदर भी 22% पानी है। मसल्स, मांसपेशियों की बात करें, मांस की बात करें तो 75% पानी है इसमें। लीवर की बात करें तो 85% इसके अंदर पानी है। किडनी के अंदर बात करें तो 83% पानी है। तो ये ऑर्गन जिन चीजों से मिलकर बने हैं उनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा इसमें किसका है, पानी का। तो इसलिए आप सब बच्चों को यह भी कहना चाहूंगा साथ में, पानी के प्रति अवेयर होना बहुत जरूरी है। आज जितनी भी बीमारियां होती है उसमें से ज्यादातर बीमारी का कारण यही है भी हम अच्छा पानी नहीं पीते हैं। इसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। हमारा जो खाना है, जो दैनिक दिनचर्या जो हमारी है, उसके अंदर हम अम्लीय एसिडिक चीजें हैं वो ज्यादा खाते हैं। एसिडिक चीजें कौन सी होती है, जिनका पीएच, आपने सुना है ना साइंस में पीएच, जिसका पीएच 7 से कम हो वो सारी एसिडिक चीज है। चाहे आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो, कोई बहुत जहर है कोल्ड ड्रिंक तो, और चाहे आप कोई भी तला हुआ जो चीज खाते हो, ये सब एसिडिक है। तो बॉडी के अंदर ज्यादा एसिडिक चीजें जा रही है, जिसकी वजह से ये ऑर्गन्स खराब हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि मोस्टली अपने घरों में जो पानी आ रहा है, भले ही वो आरओ का पानी है, आप कभी उसकी पीएच निकाल के देखिएगा, उसकी पीएच भी 7 से कम मिलेगी। यानी पानी भी हम अम्लीय ही पी रहे हैं और खाना भी हम अम्लीय ही ज्यादा खा रहे हैं। तो भैया बॉडी का बैलेंस तो बिगड़ेगा ना।
आंतरिक रूप से, अंदर का ढांचा बिगड़ जाएगा। तो जब साफ पानी नहीं जाएगा, हमें पानी कौन सा पीना चाहिए? हमें पानी क्षारीय पानी पीना चाहिए, एल्केलाइन वाटर पीना चाहिए। मोटी मोटी बात करें तो 7.5 पीएच से लेकर लगभग 9.5 पीएच तक का पानी, और जो हमारा खान पान है इसके हिसाब से देखें तो हमारे पानी की पीएच 8.5 से 9.5 के बीच रखनी होगी, क्योंकि हम खाना एसिडिक खा रहे हैं, ज्यादा एसिडिक चीजें खा रहे हैं। तो इसलिए पानी के ऊपर भी अच्छे से विचार करना जरूरी है। भी एल्केलाइन वाटर है वो हमें पीना चाहिए, ताकि क्योंकि पानी का बहुत बड़ा रोल अपने शरीर के अंदर है। ये इसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है एल्केलाइन वाटर के अंदर, इससे हमें रोगों से लड़ने की क्षमता है वो मिलती है, और ये जो ऑर्गन्स होते हैं ये सही काम करते हैं। आप देखते हो आजकल खेती के अंदर पेस्टिसाइड्स का, फर्टिलाइजर्स का ज्यादा इस्तेमाल होता है, जिस वो खाने के माध्यम से, पीने वाले पानी या दूध, इन चीजों के माध्यम से शरीर के अंदर जा रहा है, जिससे इनका ऑर्गन्स के ऊपर गलत इफेक्ट पड़ता है और कंट्रोलिंग ब्रेन की नहीं रह पाती, जिससे सेल डिवीजन बहुत ज्यादा हो जाता है और कैंसर जैसी भयंकर बीमारी है वो आदमी को घेर लेती है, जिसका कहें स्टार्टिंग में पता चल जाए तो फिर भी डॉक्टर इलाज कर लेते हैं, बाकी तो भैया हालत खराब है। तो अब आप समझ रहे हो ना पानी हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए ये चीजें भी आपके नॉलेज के लिए ही थी, आपको कोई रटने की आवश्यकता नहीं है, कहीं इनको याद करने बैठ जाओ। जब याद नहीं करना होता तब कमबख्त वैसे ही याद रह जाती है चीजें सारी, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है यहाँ हमारा जो फोकस मेन जो रहेगा वो तो हमारा एग्रीकल्चर को लेकर है। भी पानी का खेती के साथ संबंध है वो किस प्रकार का है वो चीजें पढ़नी है, लेकिन भैया अपने से जुड़ा है तो वो भी पढ़ लेना चाहिए। अब बात करें भारत के जल संसाधन की। भी भारत के अंदर भारत की जो जमीन है वो कितनी है, कितने लोग रहते हैं और इसके ऊपर कितना पानी है वो उपलब्ध है। अभी तक हम बात कर रहे थे मानव शरीर की बात कर ली हमने, साथ में पूरी पृथ्वी की बात कर ली। अब पूरा फोकस अपना किस पर रहेगा? अपने देश इंडिया के ऊपर, जिससे अपना टॉपिक जुड़ा हुआ है। तो देखिएगा विश्व का लगभग 2.4% जो एरिया है, धरातलीय जो क्षेत्रफल है वो इंडिया के अंदर है। ये पूरा जो विश्व का स्थलीय भाग है इसमें से लगभग 2.4% हिस्सा है वो हमारे पास है जमीन का। इस 2.4% हिस्से के ऊपर लगभग 16% जनसंख्या है वो निवास करती है, और इस 16% जनसंख्या के लिए पानी कितना उपलब्ध है भारत के अंदर? और वो उपलब्ध है जी 4% के आसपास ही। 16% जनसंख्या के लिए 4% पानी उपलब्ध है, और ये भी दो तरीके से हम यूज करते हैं, मिलता है। एक है धरातलीय जल के रूप में, सरफेस वाटर जमीन के ऊपर है, और दूसरा है भौम जल, भूमि जल, ग्राउंड वाटर जिसको कहा जाता है। धरातलीय जल के रूप में नदियां, नहरें, झीलें, तालाब, तलैया, तलैया का मतलब होता है छोटा तालाब या पोखर, पौंड जिसको हम कहते हैं। तो एग्जाम में भी कई बार ऐसे प्रश्न आ जाते हैं आपके, क्या धरातलीय जल के कोई 4 स्रोतों के नाम लिखिए। तो एक हो गया नदियां और नहरें, क्योंकि नहरें किससे निकलती है? नदियों से ही निकलती है। दूसरा झीलें होगी, तीसरा तालाब, चौथा तलैया, इस प्रकार से। भौम जल, जमीन का पानी हम जो निकालते हैं वो कुओं के माध्यम से निकालते हैं, या फिर आजकल नलकूप जिसे इंग्लिश में ट्यूबवेल भी कहा जाता है। तो कुएं में तो गहरा खड्डा कर लिया जाता है, मोस्टली जहां वाटर लेवल ऊपर होता है, जमीन का पानी कुछ ऊपर होता है, वहां पर हम कुएं खोद लेते हैं। पानी जहां पर ज्यादा गहरा होता है वहां बोरिंग मशीन से हम पूरा जो छेद करके और मोटर से पानी है वो बाहर निकालते हैं। तो धरातलीय जल और भौम जल के रूप में इस 4% पानी है वो हमें मिलता है जी। देख लीजिएगा अब पानी कितना है, इस कैलकुलेशन को और भी हम अच्छे से समझेंगे। चलिए साहब, अब बात करते हैं हमारे भारत के ऊपर, हमारी जो जमीन के ऊपर टोटल कितना पानी आता है और उसमें से कितना हम इस्तेमाल करते हैं और किस रूप में करते हैं। अच्छे से समझ लीजिएगा, छोटी सी गणित है, नाम गणित है, याद तो करना नहीं है। याद करने वाली बात आज आपको बहुत कम मिलेगी, बस गौर करने वाली भी। अच्छा ऐसा भी होता है क्या? हमें तो आज पता चला। अरे नहीं, मुझे तो पहले भी पता था।
तो देश में एक वर्ष में वर्षण से प्राप्त कुल जल की मात्रा लगभग 4000 घन किलोमीटर है। ये इसकी यूनिट होगी आयतन की, क्योंकि बड़ा लेवल है इसलिए हमने घन आयतन की इकाई है किलोमीटर इसलिए लिया, क्योंकि भारत बहुत बड़ा है, लंबा चौड़ा इलाका है, इसलिए हमने किलोमीटर में आंकड़ा लिया है। तो एक साल में वर्षण से, यहां बारिश शब्द नहीं लिखा है, वर्षण शब्द, वर्षण का मतलब होता है पानी जमीन पर किसी भी रूप में आ जाए, चाहे वो वर्षा के रूप में आ जाए और चाहे वो हिमपात के रूप में, स्नोफॉल के रूप में, यानी बर्फ ओलों के रूप में। तो जब पानी वर्षा के रूप में, हिमपात के रूप में आता है तो उसको वर्षण, प्रेसिपिटेशन कहा जाता है। तो एक साल में अपने को लगभग कितना मिलता है? 4000 घन किलोमीटर एरिया है वो इसका। अब इस 4000 में से बात करें तो इस 4000 में से हमारे लिए उपलब्ध है वो है 1869, 1869 घन किलोमीटर जल है वो हमें उपलब्ध है। और ये साल भर का टोटल क्या हो गया? वर्षण हो गया, बारिश या स्नोफॉल के रूप में। अब इस 1869 की अगर बात करें तो इसका केवल 60% ही हमें उपलब्ध होता है। और 1869 का 60% निकालेंगे तो मोटा मोटा कितना आ जाएगा? 1122 घन किलोमीटर आ जाएगा। इतना पानी हमें हमारे उपयोग के लिए है, इतना आता है और उसमें से इतना हम उपयोग कर लेते हैं। अब 1869 में से 1122 यूज करते हैं हम, बाकी कहां चला गया? बाकी कुछ तो जमीन के अंदर ही पड़ा है ग्राउंड वाटर के रूप में, जो रिस कर नीचे चला गया था, कुछ हम बाहर निकाल लेते हैं, कुछ अंदर पड़ा है, कुछ वाष्पीकृत होकर वापस चला जाता है, और कुछ कोई बाढ़ वगैरह आती है तो उस टाइम कंज्यूम हो जाता है, खराब हो जाता है। तो 1122 हमारे लिए उपलब्ध है, और ये भी 2 रूपों में उपलब्ध है 1122 में। तो कुल उपयोगी जल है वो 1122 घन किलोमीटर है, और इसमें से 690 घन किलोमीटर तो धरातलीय जल के रूप में, यानी सरफेस वाटर के रूप में उपलब्ध है। सरफेस वाटर यानी नदियां, नहरें, जो झीलें हैं उनके रूप में। और बाकी का 432 घन किलोमीटर है, ये किस रूप में है? भौम जल के रूप में, यानी ग्राउंड वाटर के रूप में, जिसे हम कुएं या नलकूप के माध्यम से बाहर निकालते हैं। तो समझ गए, टोटल कोई बड़ी गणित नहीं है, 4000 टोटल भाई। 1869 हमारे पास आ जाता है, बाकी बर्फ के रूप में, यहां बाकी तो कहां है? बर्फ है बाकी तो। 4000 में से इतना ही मिला, लगभग 50%, बाकी तो बर्फ के रूप में जमा पड़ा है हिमालय पर और जो भी पहाड़ी इलाका है ऊंचे वाला। और इसमें से 60% का हम यूज करते हैं। 690 किस रूप में? धरातलीय जल के रूप में, और 432 यूनिट साथ में लगाना घन किलोमीटर, वो हम ग्राउंड वाटर के रूप में यूज करते हैं। बहुत आसान सी चीजें हैं। अब चलिए, अब हम बात कर रहे हैं ना, जो धरातलीय जो जल है, सरफेस जो वाटर है, उसमें नदियां, झीलें, इनकी सबकी बातें आती हैं। तो इसी को लेकर आप देखेंगे, आपके एक मानचित्र दिया हुआ है, इसके ऊपर भी आप अच्छे से गौर कीजिएगा। वैसे हम नदियों के बारे में 11वीं क्लास में अच्छे से जान लेते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट में बात कर लेते हैं। और एक चीज और बताऊं, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान की अगर हम बात करें तो जो हमारा सिंचाई है या जो पानी है, सिंचाई का जो पानी, ये राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची भी, राज्य इसके ऊपर सिंचाई के पानी पर है जो अपने नियम कायदे बना सकती है। हाँ, कि विवाद होने पर केंद्र सरकार समझौता करवा देती है। आजादी से पहले ये सारी कंट्रोलिंग है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती थी, ऊपर वालों के पास। आजादी के बाद ये राज्य सूची का विषय हो गया। तो इसलिए जिन जिन राज्यों के अंदर ये बहुत सी नदियां गुजरती है, उन राज्यों के अंदर पानी को लेकर विवाद भी रहता है। पानी के बंटवारे को लेकर, उसके ऊपर कंट्रोलिंग को लेकर है वो विवाद है, वो रहता है। अब देखिए, आप देखेंगे, एक तो 11वीं क्लास में आपने समझा होगा जो जमीन का जो स्थलीय भाग है, बीच में से कुछ ऊपर उठा हुआ है, उसकी वो मैं लाइन खींच देता हूं, एक बार आपके याद आ जाए वापिस। इस प्रकार से एक लाइन खींचते थे जब हम नदियों के बारे में पढ़ते हैं। ये जल विभाजक रेखा है जो पश्चिमी साइड में है, क्योंकि यहां से जहां जहां हमने रेड लाइन खींची है, यहां से जमीन थोड़ी ऊंची है। तो इसलिए इधर जो नहरें निकलती है वो तो चलती है, किधर आएगी? लास्ट में बंगाल की खाड़ी में मिलती है। और इधर जो भी नहरें आती है, ये किस में जाकर मिल जाती है?
अरब सागर में, दोनों ही हिंद महासागर के हिस्से हैं। तो ये भारत की जल विभाजक रेखा है। इधर की बात करें तो ये सिंधु नदी का बेसन है, सिंधु और उसकी सहायक नदियां यहां गुजरती है और उन्हीं से कुछ महत्वपूर्ण नहरें हैं वो भी निकाली जाती है। यहां पर राजस्थान में लूणी नदी बेसिन आ गया, ये साबरमती बेसिन, यहां पर माही बेसिन, ये नर्मदा बेसिन है, ताप्ती बेसिन है। जहां पर जो नदी गुजर रही है तो वो मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियां जहां जहां से पानी लेकर आती है वो सारा जल ग्रहण क्षेत्र या वो बेसिन है। ये गोदावरी बेसिन का इलाका हो गया, ये कृष्णा का हो गया, ये पेनार नदी का हो गया, ये कावेरी बेसिन का हो गया, ये महानदी बेसिन का इलाका हो गया। इसी प्रकार ये इधर वाला ये ब्रह्मपुत्र नदी का इलाका हो गया, ये बराक बेसिन हो गया। तो ये सब हमें अच्छे से पता है और जिन राज्यों से गुजरती है वहां पर विवाद भी है। जैसे कावेरी नदी की बात करें तो इसका संबंध किससे है भैया? केरल से है, कर्नाटक भी है यहां पर और तमिलनाडु भी है। तो इसका मतलब कावेरी नदी का विवाद किन राज्यों में है? केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के अंदर इसका विवाद देखने को मिलता है। कृष्णा नदी की अगर बात करें तो महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, इधर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश हो गया, तो इनका विवाद है। इधर बराक बेसिन की बात करें तो इधर आसाम और मणिपुर आ गया, तो इनके बीच में विवाद है। तो जल के बंटवारे को लेकर भी इंडिया में बहुत से विवाद हैं, वो चल रहे हैं, अभी तक है, उनका कोई सुलटारा नहीं हुआ। तो ये नदियां और इन्हीं नदियों से निकली जो नहरें हैं उनसे ये धरातलीय जल है वो हमें उपलब्ध होता है। तो मानचित्र के ऊपर इन नदी बेसिनों का आपको थोड़ा सा अभ्यास करना है जी, कर लीजिएगा अच्छे से। चलिए साहब, इनके अलावा दो महत्वपूर्ण बिंदु और हैं, उनके ऊपर बात करें। एक है लेगून झील और एक पश्च जल, काफी इंपॉर्टेंट भी है बोर्ड परीक्षा के लिए भी, लेगून झील और पश्च जल। अब दोनों, एक बार इंडिया वाला मैप वापस लेके आता हूं, इसके ऊपर अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप देखिए इन दोनों का संबंध कहां से है। यहां पर ये केरल है, तो केरल राज्य के अंदर हम बात करेंगे पश्च वाटर की, ठीक है जी। और यहां पर ये उड़ीसा है और उड़ीसा के अंदर यहां पर एक झील है जिसका नाम है चिल्का झील, उसकी बात करेंगे, जो कि एक लेगून झील है, लेगून, ठीक है। और यहां पर आपको पश्चिम बंगाल में भी लेगून जो वाटर है, बेक वाटर और लेगून झील वाला पानी मिल जाएगा आपको। इन सभी के अंदर खारा जल होता है जी, खारा जल, ठीक है। ये थोड़ी सी लोकेशन होगी। चलिए वापस चलते हैं। लेगून और पश्च जल, भारत की जो समुद्र तट रेखा है वो विशाल है। इंडिया की अगर हम बात करें तो ये जो तट रेखा है वो बहुत विस्तृत है, ठीक है। और लेकिन ये हम नक्शे में ऐसे बना देते हैं, लेकिन रियल में तो ये क्या है, ऐसे दांतेदार है, ये बिल्कुल ऐसे स्पॉट लाइन है वो नहीं है, ठीक है। समझ, ऐसे ही बना देते हैं भी, ठीक है, हम इंडिया का मैप जब बनाते हैं। तो भारत की समुद्री तटरेखा विशाल है और कुछ राज्यों में ये समुद्र तटरेखा है वो बहुत ही दंतुरित है, यानी कटी फटी है। इस कारण से यहां पर बहुत सी लेगून और जो झीलें हैं वो यहां पर बन जाती है। अभी हमने इलाका बता दिया आपको। और तीन महत्वपूर्ण राज्य ध्यान रखिए, केरल, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो लेगून और लेगून झीलें कहां मिलती है आपको? केरल, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में लेगून झीलें और पश्च जल मिलता है। कई बार बोर्ड परीक्षा में लेगून झील और पश्च जल किन राज्यों में मिलता है? केरल, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, तीन स्टेट की बात आती है। और इन लेगून झील और पश्च जल के अंदर खारा जल होता है और इसका उपयोग भी, इसके अंदर खारा जल है तो खारे जल के हिसाब वाली चीजें इसके अंदर होगी। उपयोगिता की बात करेंगे तो पहला उपयोग है मछली पालन इसके अंदर होता है। जो मछली खारे पानी के अंदर रह सकती है उनका पालन इसके अंदर किया जाता है। दूसरा है चावल की कुछ किस्मों की इसमें खेती की जाती है जो खारे पानी में हो सके। और तीसरा नारियल की खेती भी इसमें हो सकती है। तो ये लेगून और पश्च जल जो होता है उसके पानी की उपयोगिता हो गई। तो कहां मिलता है और क्या उसकी उपयोगिता है, ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है। अब थोड़ा सा इनके बारे में जान ले, आपके मन में जिज्ञासा रहेगी भी सर ये क्या क्या मतलब है लेगून झील और पश्च जल की बात करें। अभी जो मैंने लोकेशन बताई थी उड़ीसा वाली, वहां पर आप देखेंगे वहां पर इस प्रकार से कटा हुआ एरिया है ये, ठीक है साहब। तो ये अंदर तक पानी समुद्र का आता है। जब पानी अंदर समुद्र का अंदर आता है धीरे धीरे, यहां पर ये थोड़ी नीची जगह है तो पानी इकट्ठा हो जाता है और यहां पर ये धीरे धीरे मिट्टी से
मिट्टी के कणों से ये इलाका है ये भी बंद हो जाता है। तो इस प्रकार से ये बंद हो गया तो ये क्या बन गई, एक झील बन गई। खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है जिसे हम चिल्का झील कहते हैं, जो एक प्रकार की लेगून झील है। तो इस प्रकार से जो झील बनती है उसको लेगून झील कहते हैं। दूसरा आता है जी बेक वाटर की बात करें हम केरल के अंदर, ये केरल वाला ये जो इलाका है, यहाँ पर ये बीच बीच में जो इलाका है यहाँ पर ये काफी नीचा है, यहाँ पर ये थोड़ा सा इलाका ऊंचा है, समुद्र का पानी आता है जी यहाँ पर, इससे टकराता है और टकरा के आगे तक चला जाता है, वापिस नहीं आ पाता। पानी तो समुद्र वाला था, वापिस जाना था, बेक वाटर था उसका, समुद्र का पानी जैसे लहरें आती है ना, लहरें आई और समुद्र की वापिस गई, लहरें आई और वापिस गई। ये मानिएगा भी केरल का यहां वाला तट है, इससे आगे कुछ जमीन जो एरिया है वो नीचा है। अब समुद्र के पास यहां पानी की लहरें टकरा रही है, पानी टकरा के वापिस जा रहा है, लेकिन आप समझिएगा सारा पानी वापिस नहीं जाएगा, कुछ पानी तो टकरा कर इधर भी तो गिरेगा। तो धीरे धीरे ये पानी इकट्ठा होता जाता है, जो कि वापिस जाने वाला था वापिस नहीं गया, इधर जो इकट्ठा हो गया उसको कहा जाता है बेक वाटर। इस साइड में जो पानी इकट्ठा हो गया, यहां जो पानी इकट्ठा हो गया उसको क्या कहा जाता है, बेक वाटर कहा जाता है। देखिए इस नक्शे से, ये समुद्र का पानी है, ये कुछ इलाका है जो थोड़ा ऊंचा है और यहां पर ये समुद्र का पानी आ रहा है, इधर जा रहा है, वापिस नहीं आ पा रहा है। तो यहां ये पानी धीरे धीरे आता जाता है और ऐड होता जाता है। तो यहां पानी जो नीचा इलाका होता है वहां काफी दूरी तक पानी है वो फैल जाता है, उसे बेक वाटर है वो कहा जाता है। देखिएगा यहां से आ रहा है, ये जितना भी यहां पर ये व्हाइट आपको जिस पर मैं ये मार्क कर रहा हूं, ये सारा क्या है, बेक वाटर है, काफी लंबे चौड़े इलाके के अंदर है। अब पानी पानी है एक, तो फिर यहां और बहुत सी पानी वाली वनस्पतियां हो जाती है। और ये जो इलाका है यहां पर पर्यटक आते हैं देखने के लिए, बेक वाटर को देखने के लिए आप किस स्टेट में जाना पड़ेगा, आपको केरल जाना पड़ेगा। और बहुत ही शानदार दृश्य यहाँ का है और बहुत से टूरिस्ट है वो इस बेक वाटर को देखने के लिए जाते हैं। और यहाँ साल में एक कंपटीशन भी होता है नौकायान का, जिसका नाम है नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़, नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़, जो कि वहां की लोकल लैंग्वेज में इसको कहा जाता है वल्लाम काली। नौका दौड़ को क्या कहा जाता है, वल्लाम काली। वल्लाम काली नौका दौड़ है वो किस स्टेट के अंदर होती है, केरल स्टेट का जो ये बेक वाटर है यहां पर ये नौका दौड़ का कंपटीशन करवाया जाता है, वल्लाम काली। ये दोनों बातें आप इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जब आप इंडिया का पर्यटन पढ़ेंगे, जो पढ़ेंगे परिवहन के बारे में पढ़ेंगे, जल परिवहन, तो वहां पर ये चीजें आएगी। तो मैंने यहीं पर आपको ऐड करके बता दिया ताकि आपको अच्छे से ये चीजें याद हो जाए। तो समझ गए लेगून झील और पश्च वाटर है वो क्या है। चलिए जी, अब बात करते हैं जल की मांग और उपयोग। भारत एक कृषि प्रधान देश है, खेती के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए, नदियों से मिल जाए, नहरों से मिल जाए। अब नदियों नहरों में पानी भी तब आएगा जब बारिश अच्छी हो, जब बारिश अच्छी नहीं हो तो खेतों तक पानी नहीं पहुंच पाता, पीने के भी लाले पड़ जाते हैं कई इलाकों के अंदर। तो फिर हमें सिंचाई की जरूरत पड़ती है। तो किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो, इसके लिए जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट चलाती है, उनके ऊपर बात कर रहे हैं। तो आजादी के बाद देश में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए सिंचाई, इरिगेशन के विकास को उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई और इसके लिए बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं शुरू की गई। नाम से स्पष्ट है, बहुउद्देशीय यानी मल्टीपर्पज जो प्लानिंग की गई, तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं शुरू की गई। कुछ नाम आपके जो सिलेबस में, बहुत सारी नदी घाटी परियोजनाएं हैं भारत के अंदर, आपको 5 के नाम याद रखने हैं। कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछते हैं भी किन्हीं 2 नदी घाटी परियोजनाओं के, किन्हीं 4 के, 3 के नाम बताइए। तो एक है भाखड़ा नांगल परियोजना, दूसरी है हीराकुंड परियोजना। मोस्टली जैसे नाम है उसी के आसपास की नदियों के, देखिए जो नदी निकलती है इस नदियों से ही क्या निकाली जाती है, नहरें निकाली जाती है। नदियां प्राकृतिक होती है और नहरें कृत्रिम होती है। तो जहां पर कम बारिश होती है जिस इलाके में, वहां पर तो बिना यहां पर बांध बनाए, कोई बांध नहीं बनाया जाता, सीधी नहरें निकाल दी जाती है। और जिन नदियों जिस इलाके के अंदर नदियां हैं जहां साल भर पानी बरसता है, यानी बारिश वाला जो इलाका होता है, वहां पर पहले एक डैम बना लिया जाता है, बांध बना लिया जाता है और बांध से फिर नहरें निकाल कर है
वो सिंचाई, पीने का पानी, लाइट बनाने, बिजली बनाने के लिए, उद्योगों को पानी देने के लिए उसका इस्तेमाल होता है, वो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं। तो कई नदियों के नाम पर हैं और कई वहां पर जो बांध बनाए जाते हैं उन बांधों के नाम पर है। तो और हो गया, एक तो हो गया भाखड़ा नांगल परियोजना हो गई, दूसरा हो गया अपना हीराकुंड परियोजना, तीसरी है दामोदर घाटी परियोजना, चौथी है नागार्जुन सागर परियोजना और पांचवी है इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो पश्चिमी राजस्थान को सिंचित करती है। तो अभी नाम याद रखिएगा, सिर्फ केवल भाखड़ा नांगल हो गया, हीराकुंड हो गया, दामोदर घाटी, नागार्जुन सागर और इंदिरा गांधी नहर परियोजना की बात है वो निकल के सामने आ रही है। ये हो गया जी ये बातें। अब बात करते हैं धरातलीय जल का कितना पानी हमें उपलब्ध हो रहा है और क्या चीजें हैं। इसी कड़ी में धरातलीय और भौम जल, सरफेस वाटर और जो ग्राउंड वाटर है, इसका सबसे अधिक इस्तेमाल किसके अंदर होता है? जो 1122 की हमने बात की उसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किसके अंदर होता है भाई? कृषि सेक्टर के अंदर होता है। और इस कृषि सेक्टर के अंदर टोटल जो 89% है ये तो धरातलीय जल का और भौम जल का 92% जल उपयोग किया जाता है। तो खेती के अंदर सबसे ज्यादा पानी का इस्तेमाल होता है और वो भी अगर हम बात करें सरफेस वाटर का तो 89% और जो ग्राउंड वाटर है, कुओं और जो ये अपने ट्यूबवेल हैं उनका 92% पानी है वो खेतों में यूज होता है। दूसरा नंबर आता है पानी के इस्तेमाल का, वो है उद्योगों के अंदर, औद्योगिक सेक्टर के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर भी तो पानी का इस्तेमाल होता है। इसके अंदर भी बात करें तो जो सरफेस वाटर है, सतही जल है या जो धरातलीय जल है वो केवल 2% और जो अपना ग्राउंड वाटर है वो 5% है वो उपयोग में लिया जाता है। और तीसरा सेक्टर आता है घरेलू सेक्टर, अपने घरों के अंदर पीने का पानी, सब्जियों में, फलों में, पशुओं को नहलाने में, इनमें। तो घरेलू सेक्टर के अंदर धरातलीय जल का उपयोग भौम जल की तुलना में अधिक होता है। तो घरों के अंदर ज्यादातर किस पानी को प्राथमिकता दी जाती है? नदी या नहर का जो पानी है उसको प्राथमिकता दी जाती है, यानी हम धरातलीय जल का पानी है वो ज्यादा यूज करना चाहिए। अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कई जगह, ज्यादातर जो विशेषकर राजस्थान की बात करूं तो कुआं का पानी है वो ज्यादा उपलब्ध होता है, जिसकी वजह से बहुत सी प्रॉब्लम है वो शरीर के अंदर होती है। तो धरातलीय जल का इस्तेमाल है वो भौम जल की तुलना में अधिक होता है, 9% के आसपास धरातलीय जल का इस्तेमाल किया जाता है। तो पानी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कृषि में, 2 नंबर पे किसका आता है? उद्योगों का, और 3 नंबर पे किसका नाम आता है? घरेलू सेक्टर का आता है भी, इसमें हम पानी का इस्तेमाल है वो करते हैं। तो चलिएगा इस चैप्टर में इतनी बहुत सी बातें हमने जान ली। अगले वीडियो क्लास में यहीं से टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे भी भारत में सिंचाई की आवश्यकता क्यों है, ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से हमें सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ती है, इन्हीं चीजों को लेकर। और चलते चलते अब बारी है आपके प्रश्न की, और प्रश्न है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डेज कब मनाया जाता है? कमेंट सेक्शन में अपना इंट्रो देते हुए जवाब जरूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।